Hello everyone, this is Kusum and once again welcome to Learning Without Burden। तो आज की क्लास में हम लोग HSSC CET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि पेपर कब हुआ था, ये 5 नवंबर 2022 को हुआ था शिफ्ट सेकंड में। ठीक है, उसका जो CET का ही पेपर हुआ था, इसमें जो इंग्लिश सेक्शन आपसे पूछा गया था, इंग्लिश का जो पोर्शन था उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट टू ऑल ऑफ यू, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस लेबल्ड एज PQRS टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपके पास PQRS चार ऑप्शंस गिवन है, आपको ये जंबल्ड फॉर्म में है, मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ ना, जंबल वाले सेंटेंसेस है ना, ये जंबल्ड है, ये आगे पीछे गिवन है। अब इनको ऐसे अरेंज करना है कि इनका एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल जाए, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, ये इसका कोई अर्थ निकल जाए। ठीक है, तो देखो वन बाय वन इसको पढ़ करके देखते हैं हम लोग। द ओनली विक्ट्रीज विच लीव नो रिग्रेट आर दोज विच आर गेन्ड ओवर इग्नोरेंस। बन गया ना, सारे सारे के सारे सेंटेंसेस जो है सही बैठ रहे हैं, सारे के सारे वर्ब के रूल्स भी लग रहे हैं, सारे टेंस भी परफेक्ट है। देखो क्या बन जाएगा, द ओनली विक्ट्रीज, द ओनली विक्ट्रीज विक्ट्रीज विच leave no regret are those which are gained over ignorance। ठीक है, अब ये ऑप्शन हमें कहाँ पता चल रहा है, देखते हैं। द ओनली विक्ट्रीज विच यानी कि पहले आएगा आर, फिर है लीव नो रिग्रेट आर, ये कौन सा है, पी है, इसके बाद आर के बाद पी आएगा। फिर हमारा क्या है, दोज विच आर कहाँ पे है, ये एस, एंड देन फिर लास्ट में क्या बच गया हमारा क्यू। तो RPSQ कहाँ पे है, RPSQ फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है, आगे पीछे दिए हुए हैं, इनको ऐसे अरेंज करना है कि इनका कोई मीनिंग निकल जाए, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। ठीक है, सो RPSQ वुड बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें पैसिव वॉइस गिवन है, आपको पैसिव वॉइस गिवन है और पैसिव से आपको एक्टिव बनाना है। अब देखो कैसे बनाएंगे, देखो पढ़ के देखो। इट इज बीइंग रेड बाय अस, क्या पता चला भाई, रेड है यानी कि थर्ड फॉर्म है, इससे हमें पता चल गया कि ये पैसिव वॉइस में ही है। बीइंग है, अब देखो बीइंग से हमें पता चल गया कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कैसे पता चला, अगर आपने वॉइसेस पढ़ी हैं तो एक रूल होता है, अगर कॉन्टिन्यूस में आपने क्या पढ़ा है, कॉन्टिन्यूस में आपने क्या पढ़ा है, मान लो जैसे कि आर रीडिंग है, आर रीडिंग, ये एक्टिव में है आर रीडिंग, जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये जो रीडिंग का ING है ये तो बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो रीड है ये इसका थर्ड फॉर्म, ये क्या है, एक वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, सो ING हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव में जब कन्वर्ट करते हैं तो ING बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीइंग है पैसिव वॉइस में, तो हमें पता चल गया भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। अब इन चारों में से देख लो कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे है, वी कैन रीड इट, जी नहीं, कैन वाला तो नहीं आएगा, वी हैव टू रीड इट, ये भी नहीं आएगा, इट विल बी रेड बाय अस, ये भी नहीं आएगा, वी आर रीडिंग इट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो रीडिंग से पता चल गया ना कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब देखो कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया था वॉइस जब चेंज करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है। अब देखो इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये इधर सब्जेक्ट बन जाएगा। इट इज क्यों आएगा, क्योंकि आर है यहाँ पे, टेंस चेंज नहीं होता है वॉइस में, तो इट सिंगुलर है इसलिए इज आ जाएगा। इट इज, रीडिंग में ING का बीइंग बन गया और रीड का रेड बन गया थर्ड फॉर्म, बाय वी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस में हो जाएगा। ठीक है, सो सी विल बी द राइट आंसर। थर्ड आपका जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका पैसिव, इस पैसिव का एक्टिव फॉर्म क्या है, वी आर रीडिंग इट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट ग्रामेटिकल एरर, आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है। आपके पास सेंटेंस क्या गिवन है, दिस वन, द साइंटिस्ट वॉज सीम्ड टू बी एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। क्या पता चल रहा है इससे कि साइंटिस्ट जो है बहुत खुश दिख रहा था जब
ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, उसके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देख करके वो जो है साइंटिस्ट बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था हमें। अब देखो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि सेकेंड फॉर्म है ना, सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस है और सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस कहाँ पर लगता है, जो काम अभी अभी हुआ है ना, वो रिजल्ट देख करके, रिजल्ट आ गए हैं तभी तो वो खुश हो रहा है ना। तो ये पैसिव फॉर्म तो नहीं है, बस यहाँ पे ये पैसिव में दिखा दिया है वॉज लगा करके हमें ये पैसिव में बना दिया, लेकिन पैसिव में नहीं आएगा, वॉज सीम्ड नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ सीम्ड आएगा। सिर्फ यहीं पे गलती है, इसने वॉज लगा दिया जबकि वॉज नहीं आएगा। तो ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है, ए वाले पार्ट में एरर है, ठीक है, क्योंकि वॉज सीम्ड नहीं आएगा क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है ये। सिंपल पास्ट कहाँ पर लगता है, जहां पर अभी अभी कोई घटना हुई है, जो इंसिडेंट अभी पास्ट में हुआ ही है, ठीक है। ओके, सो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पैसेज पढ़ना है। मैं आपको जब भी क्वेश्चंस करवाती हूँ तो आपको पहले बता देती हूँ, पैसेज पढ़ने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पैसेज से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर भी अगर आ जाए तो चलो हम लोग एक बार बेसिकली पढ़ ही लेते हैं। टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन अ फॉनल वेब। फॉनल क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूँ, दो चीज़ें होती हैं, फ्लोरा एंड फोना। अब देखो, फ्लोरा तो फ्लावर्स से रिलेटेड होता है, फ्लावर्स, ठीक है, और फोना क्या होता है, एनिमल्स, ठीक है। एनिमल किंगडम किस में आता है, फोना में आता है, और फ्लोरल किंगडम किस में आता है, फ्लोरा में आता है, ठीक है। फ्लोरा मतलब फ्लावर्स और फोना मतलब एनिमल्स, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है, फॉनल वेब में टाइगर जो है, टाइगर इज अ वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है, किसमें, फॉनल वेब में। कौन, टाइगर्स, ठीक है। टाइगर्स का बहुत मेन रोल है। In 1973, the authorities realized that the tiger population had dwindled very fast. The major threats to tiger population are, अब देखो ये important है क्योंकि आगे question इसी में से आया है। Major threats किसको है, to the tiger population are numerous. टाइगर पॉपुलेशन को थ्रेट्स बहुत सारे हैं, सच एज पोचिंग फॉर ट्रेड। पोचिंग का मतलब होता है शिकार करना, ठीक है, उनका शिकार किया जा रहा है, किस लिए, ट्रेड के लिए। श्रिंकिंग हैबिटेट, उनका हैबिटेट कम किया जा रहा है। डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पीशीज एक्सेट्रा। यहाँ पे स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये आगे आएगा, ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन इसी के बेस पे पूछा गया है। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। अब टाइगर की स्किन का और उनके बोन्स का यूज कहाँ पर होता है, इस पे भी स्टार लगा लो, ट्रेडिशनल मेडिसिन में होता है, ठीक है। लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन अ वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है खत्म होना, ठीक है, खत्म होना, यानी कि इन्हीं की वजह से ये टाइगर्स क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितने भी टाइगर पॉपुलेशन है उसका 2/3 पार्ट कहाँ पर सर्वाइव करता है, इंडिया और नेपाल में करता है। These two nations became prime targets for poaching and illegal trading. ये जो दो देश हैं, नेशन का मतलब होता है देश, ये जो दो देश हैं ये प्राइम टारगेट बन गए हैं, किसका, शिकार का और इलीगल ट्रेडिंग का, यानी कि जो इलीगल तरीके से ट्रेड होता है, व्यापार होता है उसका। प्रोजेक्ट टाइगर, वन ऑफ वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ campaign in the world, was launched in 1973. प्रोजेक्ट टाइगर कैंपेन कब लॉन्च हुआ था, 1973 में। इन इंडिया टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव इंडेंजर्ड स्पीशीज बट ऑल्सो एज अ मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड, ठीक है। टाइगर कंजर्वेशन जो है किस लिए किया जाता है, टाइगर कंजर्वेशन पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्यों खोले जाते हैं, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जो खत्म हो रही स्पीशीज हैं, उनको बचाया जा सके, ठीक है। तो हमने ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है, पैसेज पढ़ लिया है। अब इसके बिहाफ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सोल्व करते हैं, ठीक है। फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम अबोव पैसेज विच इज एंटोनिम ऑफ लीगल। लीगल का एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम क्या होता है, उल्टा ना, है ना, उल्टा। लीगल होता है जो वैध है ना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अवैध, यानी कि इलीगल। अब देखो इलीगल यहाँ पे भी गिवन है ना, ये गिवन रहा, हमें पैसेज में से ही ढूंढना था। इलीगल, थ्रेट, एक्सटिंक्ट या फॉनल। फॉनल मैंने आपको बताया ही था, एनिमल्स से रिलेटेड एक वर्ड है। एक्सटिंक्शन भी बता दिया, खत्म होना, है ना, खत्म होना। थ्रेट मतलब कि, थ्रेट मतलब वैसे तो डराना होता है, लेकिन थ्रेट का मतलब यही है कि ये
ये एक थ्रेट है, यानी कि अब टाइगर्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो ये एक चिंता करने वाली बात है। ठीक है, थ्रेट, चिंता, डर। इलीगल, इलीगल यहाँ पर भी गिवन है और ये लीगल का एंटोनिम भी है, सो ए विल बी द राइट आंसर। ओके, समझ गए? फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक कोई डाउट नहीं है, सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द बोन्स एंड स्किन्स ऑफ टाइगर आर ऑल्सो यूज्ड इन, बोन्स और स्किन टाइगर का किस में यूज होता है? मैंने आपको स्टार मार्क करवाया था पीछे। टू सेव टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, इन प्रिपरेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, एज रॉ मटेरियल इन स्मॉल फैक्ट्रीज, इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये देखो आ गया ना, यहीं पे मैंने ट्रेडिशनल मेडिसिन ही बताया था, सो डी विल बी द राइट आंसर। आप पीछे पैसेज में देखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है। मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन इज, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? मेजर थ्रेट किसको है? मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन इज, क्यों है? क्योंकि पोचिंग फॉर ट्रेड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लैक ऑफ टाइगर रिजर्व्स, नो गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बनाई गई है? क्या टाइगर रिजर्व्स की कमी है, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज बन रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर शिकार किया जा रहा है ट्रेड के लिए? भाई ट्रेड करने के लिए शिकार किया जा रहा है टाइगर्स का, तभी तो वो खत्म हो रहे हैं ना, तभी उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है। सो ए विल बी द राइट आंसर। इस पे भी मैंने स्टार मार्क करवाया था पीछे जब पढ़ाया था पैसेज, है ना, अंडरलाइन करके स्टार मार्क करवाया था ना। सो ए विल बी द राइट आंसर। क्यों एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, क्यों खत्म हो रहे हैं टाइगर पॉपुलेशन? क्योंकि उनका ट्रेड करने के लिए उनका शिकार किया जा रहा है। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। अब पैसेज के बेस पे आपके क्वेश्चंस यहीं पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से ग्रामर के ऊपर ही आता है। ठीक है, अब आपको प्रीपोजिशन बताना है, प्रीपोजिशन इसमें फिल करना है इस ब्लैंक में। प्रीपोजिशन क्या होता है? टू, है ना, अप, बिलो, डाउन, ये क्या होते हैं? आपके प्रीपोजिशंस होते हैं, है ना। अब देखो, विजिटर्स इन द गार्डन आर प्रोहिबिटेड डैश वॉकिंग ऑन द ग्रास। जो विजिटर्स हैं उनको गार्डन में प्रोहिबिट किया जाता है। प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना। ठीक है, मना करना। विजिटर्स को गार्डन में मना किया जाता है, किस लिए मना किया जाता है? घास पे चलने के लिए। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। अब बताइए इस फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? ऑलवेज मैं आपको बता दूं, इट इज अ रूल, ये आप याद कर लो। प्रोहिबिट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? प्रोहिबिट होता है मना करना। प्रोहिबिट फ्रॉम, है ना, किससे मना किया गया है? से। फ्रॉम का मतलब होता है से, इस चीज से मना किया है, घास पे चलने से मना किया है। तो प्रोहिबिट के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? फ्रॉम लगता है। कहाँ पर है फ्रॉम? ये रहा, सी, दिस, थर्ड, दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, दिस फ्रॉम विल बी द राइट आंसर। विजिटर्स इन द गार्डन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम वॉकिंग ऑन द ग्रास। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको ये बताना है कौन सा फ्रेज जो है अंडरलाइन किया गया है आपको सेंटेंस। ठीक है, ये जो अंडरलाइन वर्ड है, फ्रेज है, इसको क्या रिप्लेस करना चाहिए? कौन सा ऑप्शन रिप्लेस करना चाहिए कि ग्रामेटिकली ये करेक्ट हो जाए? ठीक है, कोई भी इसमें गलती ना रहे। चलिए पढ़ के देखते हैं। शी शोड करेज इन एडवोकेटिंग पॉलिसीज विच आर नॉट कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी देन। ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बना भाई, यानी कि बहुत ग्रामेटिकल एरर है यहाँ पे, बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अब देखते हैं इसको सही कैसे किया जाएगा। कॉमन, कॉमन को हम किस में इंटरचेंज कर देंगे? कॉमनली में। क्यों? क्योंकि कॉमन क्या, कॉमन तो नाउन हो गया, इसको किस में चेंज करेंगे? एडवर्ब में चेंज कर देंगे। और एडवर्ब कैसे बनता है? जब हम लास्ट में एल वाई लगा देते हैं, तब क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, एडवर्ब की पहचान क्या होती है? एल वाई वाली पहचान होती है। सो सबसे पहले तो कॉमन को कॉमनली बनाएंगे। सो कॉमनली कहाँ पर है? दो ऑप्शन तो कट गए। कॉमनली। अब देखो एक्सेप्टेबिलिटी, है ना। अब देखो इसका नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेड। सो बी विल बी द राइट आंसर। नाइदर सी नोर डी और ना ही ए। ठीक है, हियर बी विल बी द राइट आंसर। शी शोड करेज इन एडवोकेटिंग पॉलिसीज which were not commonly acceptable than। ये बिल्कुल करेक्ट ग्रामर है, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, सो कॉमनली लग जाएगा और एक्सेप्टेबल आ जाएगा, कॉमन नहीं आएगा और एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं आएगा। ठीक है, कॉमनली एक्सेप्टेबल आएगा। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चूज द इनडायरेक्ट नरेशन। मैंने आपको जब भी नरेशंस करवाई हैं मैंने एक रूल बताया है। नरेशन में क्या होता है, नरेशन दो होती है। नरेशन क्या होती है, एक तो डायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन है ना, डायरेक्ट, और दूसरी हो नॉट डायरेक्शन, एक तो होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। ठीक है, अब जब चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो पास्ट सॉरी प्रेजेंट तो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट में चेंज हो जाता है। और पास्ट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। कब तक चेंज होता है, जब तक एक नॉर्मल सेंटेंस है। अगर हो गया हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया तो टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा। ठीक है, जब तक कोई यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो तब तक ही ये रूल लगता है बस। अब पढ़ के देखते हैं। ही सेड 2 and 3 is 5। उसने क्या बोला, 2 और 3 मिलकर के 5 बनाते हैं। क्या 2 और 3 = 5 होता है, भाई बिल्कुल सही है, होता है। 2 और 3 5 ही होता है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। इज है तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में ही रहेगा, कोई टेंस चेंज नहीं होगा। तो बिना देखे ये वाला ऑप्शन टिक कर दो। 3 वॉज नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, और इसमें आर आना चाहिए था, यहाँ पे ये ऑप्शन आर आता, ठीक है, ना ही आर आएगा। 2 and 3 is 5 यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए कोई भी चेंज नहीं होगा टेंस में, इसलिए सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blank। he was advised dash the seminar without preparation। उसको एडवाइस किया गया, ऑप्शन से पता चल रहा है वर्ब क्या है, अटेंड है, कि आप जो है बिना प्रिपरेशन के सेमिनार मत अटेंड कीजिए। एडवाइस के साथ कभी भी टू का यूज नहीं होता है, ये आप लिख लीजिए। बेयर इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। कुछ एक वर्ड्स होते हैं जिनके साथ टू नहीं लगता, और कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके साथ टू लगता ही लगता है। एडवाइस के साथ कभी भी टू नहीं लगता, तो एडवाइस्ड के बाद जो जहां पर भी टू है ना उसको कट कर दो। ये दोनों ऑप्शन तो कट ही गए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बच गए, दो तो कट ही गए, टू से स्टार्ट होने वाले है ना। अब देखो एक और रूल मैं आपको बता दूं, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कहीं पर भी आपको टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना दिखे तो समझ जाना वो गलत है। टू अटेंडेड सेकेंड फॉर्म आ गई, है ना, ये भी गलत हो गया। सिर्फ एक ही ऑप्शन सही बचा, ही वॉज एडवाइज्ड नॉट टू अटेंड, ही वॉज एडवाइज्ड नॉट टू अटेंड द सेमिनार without preparation, so A will be the right answer here। okay, A option clear। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पता चल गया ना सारे ऑप्शंस क्यों गलत है और क्यों सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपको बताना है, चूज द अल्टरनेट विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड इडियम। एक इडियम है, कौन सी इडियम है, अंडरलाइन करना मैं भूल गई, हेयर ब्रेथ, ये है अंडरलाइंड इडियम, इसका आपको मतलब बताना है। ही हैड अ हेयर ब्रेथ एस्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट। उसका वो जो है एस्केप का मतलब होता है बच जाना, बच जाना। अब आपसे पूछा है कि हेयर ब्रेथ एक इडियम है, इसका क्या मतलब है। हेयर का मतलब बाल होता है ना, ब्रेथ यानी कि वो थोड़ी सी दूरी, ब्रेथ होती है ना वो लंबाई चौड़ाई वो वाली ब्रेथ। इससे आप वैसे इडियम्स का कोई भी डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता है, लेकिन इससे डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि उसका एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट से वो बच गया। कैसे बचा, बिल्कुल बाल बाल बचा, बहुत थोड़ा थोड़ा बचा। यानी कि नैरो, देखो फाइटिंग मतलब होता है लड़ना, लड़ाई। इम्प्रैक्टिकल यानी कि जो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। और वेरी सेफ यानी कि बहुत ज़्यादा सेफ, और नैरो मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम या फिर थोड़ा सा। बाल बाल, ठीक है, बाल बाल भी क्या होता है, थोड़ा सा ही होता है ना। सो वो बाल बाल बच गया एक्सीडेंट से, थोड़ा सा बच गया एक्सीडेंट से, सो टी नैरो। ओके, नैरो मतलब हेयर ब्रेथ का क्या मतलब होता है, नैरो, कि वो जो है एक्सीडेंट से बहुत थोड़ा बच गया, नैरो बच गया। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ प्रोजेक। ये क्या है, इट इज प्रोजेक। अब आपको बताना है कि सिमिलर मीनिंग क्या होगा गिवन वर्ड का, प्रोजेक का। अब मैं आपको प्रोजेक का मतलब बता दूं, प्रोजेक का मतलब होता है मोस्ट अनइंटरेस्टिंग, ठीक है, मोस्ट अनइंटरेस्टिंग, एंड जो इमेजिनेशन नहीं करता है, द पर्सन और एनीथिंग विच डज नॉट डू इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, ठीक है, या फिर जो बिल्कुल भी किसी को इंस्पायर नहीं करता। बेसिकली
ये क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड है प्रोजेक, ठीक है। अब इसका सिनोनिम बताना है हमें, सिमिलर बताना है। तो प्रोजेक का सिमिलर क्या हो सकता है, एक नेगेटिव वर्ड जो कि इंटरेस्टिंग नहीं है, कोई भी इंप्रेशन नहीं छोड़ता, बहुत ही मतलब ना कोई इमेजिनेशन यानी कि कोई भी पॉजिटिव उसमें इन्फ्लुएंस है ही नहीं, दैट इज प्रोजेक। ओके, कनिंग का मतलब होता है धूर्त, चालाक, जो बहुत ही ज़्यादा धूर्त होता है, ये नहीं बोलती तो बड़ा ही धूर्त है भाई, कनिंग है, कनिंग इंसान। पेट्रियोटिक होता है देशभक्त, पेट्रियोटिक का मतलब क्या होता है, देशभक्त। और अनइंस्पायरिंग, जो किसी को भी इंस्पायर नहीं करता है, ठीक है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है धरती पर होने का, ठीक है, बिल्कुल किसी को इंस्पायर नहीं करता, अनइंस्पायरिंग। पोएटिक, पोएटिक का मतलब होता है पोएट होता है जो कविता लिखता है वो, और पोएम होती है कविता। सो पोएटिक यानी कि कविता से रिलेटेड, ओके, कविता पोएम से रिलेटेड। सो प्रोजेक का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जो इंटरेस्टिंग नहीं है, जो इमेजिनेशन भी नहीं करता, जो इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है, जो ना किसी चीज़ को इंस्पायर करता। सो इसका सिमिलर क्या हो जाएगा, अनइंस्पायरिंग, देखो यहाँ पे दिख ही गया है ना, अनइंस्पायरिंग वुड बी द सिनोनिम ऑफ प्रोजेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है किसकी, थिसॉरस की। व्हाट इज मीनिंग ऑफ थिसॉरस। अब देखो, एक पूरी की पूरी बुक होती है या फिर कोई भी एक लिस्ट आप लगा सकते हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं या फिर वर्ड्स हैं, कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी एक वर्ड और उसके सारे के सारे सिनोनिम्स, जो पूरा का पूरा कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, पूरा का पूरा कलेक्शन ऑफ लिस्ट है, बुक्स हैं जिसमें कोई भी वर्ड या फिर उसके सिनोनिम्स हैं और कभी कभी एंटोनिम भी हो सकते हैं, तो उनको हम लोग थिसॉरस कहते हैं। और उसकी थिसॉरस की स्पेलिंग क्या होती है, ए, ये इसकी सही स्पेलिंग होगी थिसॉरस की, THESAURUS, थिसॉरस। ओके, हाउ वुड यू प्रोनाउंस इट, थिसॉरस। ओके, ये स्पेलिंग भी नहीं है सही, बिकॉज इसमें ए आना चाहिए इधर, ठीक है, इसमें ओ है। थिसॉर, ये तो स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन ही कुछ और है, थिसॉरस भी नहीं होता। सो द राइट आंसर इज, करेक्ट स्पेलिंग थिसॉरस की क्या है, ए। ओके, व्हाट इज थिसॉरस, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जिसमें सिनोनिम और कभी कभी एंटोनिम आते हैं। ओके, ए वुड बी द राइट आंसर। अब हमें बतानी है प्रिटेंशियस की स्पेलिंग। इनको पढ़ करके हमें क्या पता चल रहा है, प्रिटेंशियस है ना, प्रिटेंशियसनेस। अब प्रिटेंड करना क्या होता है, हम लोग नहीं बोलते भाई ये तो प्रिटेंड कर रहा है, यानी कि दिखावा कर रहा है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रिटेंड, दिखावा करना, भाई है कुछ और, दिखा कुछ और रहा है, ठीक है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। सो प्रिटेंड करने का मतलब होता है दिखावा करना, दिखावटी इंसान, दिखावटी जीवन जीना। अब देखो ये होती है प्रिटेंड की स्पेलिंग, देखो कहाँ पर है, PRETT, जी नहीं, PRETAN नहीं, PRETAN नो, प्रिटेंड, ये देखो प्रिटेंड। अब इसमें डी हटा करके टीएसनेस लगाया है, प्रिटेंड की जगह प्रिटेंशियसनेस दिखाया है ना। सो राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, PRETENTIOUSNESS। ओके, प्रिटेंशियसनेस यानी कि जो दिखावटी होता है, जो दिखावा करता है, ठीक है। आज हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके एग्ज़ाम के लिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था हमारा CET का, जो 2022 में हुआ था, जुलाई में सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। ये आपके आगे भी आ सकते हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि HSSC क्या करता है, मोस्टली क्वेश्चंस को रिपीट करता है, ठीक है। हमारे HSSC के पास नए क्वेश्चंस बहुत कम हैं, उन्हीं को रिपीट करता रहता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन दोबारा भी आ जाएं या फिर इनसे सिमिलर भी आ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ तक आपने वीडियो देखी है, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। गिव इट ए लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।